सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नीट स्टडी एरिया। सब लोगों ने कमेंट किया कि प्लीज़ इसका सेकंड पार्ट कब आएगा, सो येस, हियर इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द वेक्टर सीरीज। ठीक है ना, वेक्टर मतलब वेक्टर चैप्टर का ये नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम आगे के क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। ठीक है, अब जो नया मतलब उसके बाद का जो क्वेश्चन है, और हाँ प्लीज़ आप सबसे एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी 500 तक एटलीस्ट एक टारगेट है कि यस इतने टाइम में ये इतना अचीव हो जाना चाहिए। सो प्लीज़ हेल्प अस टू गेन दिस मच सब्सक्राइबर एंड ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छा लगता है तो ही करिए एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अभी जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स कैन बी एडेड टू गिव रिजल्टेंट 0। अब हमें ये जानना है कि अगर हम प्लेन्स को डिफरेंटली ले लें, ठीक है ना, आपको ये तो पता ही होगा कि डिफरेंट प्लेन कहने का मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे डिफरेंट प्लेन का मतलब है, आपको पता होगा कि 3 एक्सेस हम मानते हैं क्योंकि हम ऑफ कोर्स 3D में मतलब हर चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डायमेंशन है वो 3D है। तो 3D डायमेंशन में आपको 3 एक्सेस ही देखने को मिलते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है ना, तो ऐसे में जो प्लेन्स होती हैं उनमें सिर्फ 2 एक्सेस होती हैं। तो ये एक प्लेन है जो है एक्स वाई, ये एक प्लेन है जो कि वाई जेड, और ये एक प्लेन है जिसको हम बोलेंगे एक्स जेड। जेड आपको पता होगा कि ये आपका जो फ़ोन का स्क्रीन है ना, ठीक है, ये जो आपके फ़ोन का स्क्रीन है इससे बाहर की तरफ यस परपेंडिकुलरली जब आप इसके ऊपर पेन रख रहे होंगे तो वो पेन जो है ना वो जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर टू योर मोबाइल फ़ोन। ठीक है ना, तो वो जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जो x और z के बीच में जो स्पेस बच रहा है या जो ऐसे स्क्वायर जैसा बन रहा होगा, जैसे यहाँ एक्स वाई में इसको करने से हमको एक स्क्वायर जैसा बन रहा है ना, तो हम इसको एक प्लेन बोल रहे हैं। सिमिलरली आपका जो z बाहर की तरफ आ रहा है उसको जब आप मिलाएंगे, यहाँ नहीं बन पा रहा है लेकिन ये जैसे ये बाहर की तरफ कुछ इस तरह से आ रहा होगा, तो ये जब बनेगा ना तो ये एक स्क्वायर जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो उसको हम एक प्लेन बोलेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमको डिफरेंट प्लेन में रखे हुए जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो कितने लें कि उसका कितने मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स होने चाहिए जिसका सम हम 0 ले सकें। तो मिनिमम पूछा है, यानी बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें स्टार्टिंग से शुरू करना है कि 0, 1, 2, 3 कितने जा सकता है। ठीक है ना, तो मिनिमम कितने हो अलग अलग प्लेन्स में। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम सोचते हैं कि केवल 2 वेक्टर्स ले लें, ठीक है, लेट्स सपोज कि हमने 2 वेक्टर्स ले लिया, एक ले लिया वाई एक्स वाई प्लेन में, ठीक है ना, एक वेक्टर ले लिया हमने एक्स वाई प्लेन में, एक वेक्टर अब यहाँ पे हमको जेड ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, आप इसको ठीक है ना मोबाइल स्क्रीन के बाहर की तरफ समझिएगा, और एक हमने ले लिया बी वेक्टर। अगर हम इन दोनों का वेक्टर सम करते भी हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल चाहे जो भी हो, लेट्स सपोज जो भी हो, वो इन दोनों के बीच में ही आएगा रिजल्टेंट जो है। ठीक है ना, बीच में, या मतलब हो सकता है ज़्यादा टूवर्ड्स द बी हो या ज़्यादा टूवर्ड्स द ए हो, लेकिन अभी हम ऐसा मानते हैं कि कुछ भी हो, मान लीजिए कोई भी एंगल हो, किसी के भी तरफ आ रहा हो या बीचों बीच आ रहा हो, लेकिन रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। तो 2 वेक्टर्स तो अलग अलग प्लेन्स में हमें 0 नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, तो अब हम नया वेक्टर ऐड करेंगे, वेक्टर थर्ड। ठीक है, वेक्टर थर्ड ऐड करते हैं। वेक्टर थर्ड हम मान लेते हैं कि ये है वाई एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस और ये है जेड एक्सेस। ठीक है ना, मान लेते हैं जो हमारा जो थर्ड वेक्टर है वो हमने एक्स जेड प्लेन में ले लिया। ठीक, एक्स जेड प्लेन में हमने थर्ड वेक्टर सी ले लिया। ठीक है ना, अब थर्ड वेक्टर सी हमने जो लिया है उसका अगर अब हम रिजल्टेंट देखते हैं तो ए और बी का हमें रिजल्टेंट मिल गया है। ठीक है ना, वो उन दोनों के बीच में कहीं था। अब वो जहाँ भी था, ठीक है, वहाँ से ये जो रिजल्टेंट है और ये जो वेक्टर सी है, इन दोनों का हम रिजल्टेंट ले सकते हैं।
ठीक है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट भी जब हमने लिया तो भी ये ज़ीरो नहीं हुआ, हमसे प्लेन में बोला है, इसलिए हम एक्सेस को कंसिडर नहीं करेंगे। इवन इफ अगर हम सोचें कि अगर ए और बी के बीच का एंगल 90 कर दें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो एक्सेस पे आएगा, तो हम एक्सेस पे ही जो वाई एक्सेस है उसके माइनस वाई एक्सेस पे कर दें तो रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा। नहीं, हमें एक्सेस को कंसिडर करने को नहीं कहा गया है, हमें कहा गया है प्लेन्स में, ठीक है ना। तो हम प्लेन को ही कंसिडर करेंगे। तो जब हम प्लेन को कंसिडर करते हैं, इन दैट केस हमको ये जो रिजल्टेंट मिल रहा है और ये जो नया वेक्टर हमने ऐड किया है, इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे जो कि अगेन इन दोनों के बीच में आएगा। इसके कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, हाँ, इसके, ठीक है ना, और इसके बीच में आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा और वो कुछ इस तरह से होगा। अभी तो मैं मान लीजिए आपको इसमें ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप जब अपना पेन, ठीक है ना, अपना पेन जब आप फ़ोन पे वर्टिकली ऐसे रखेंगे, ठीक है ना, मतलब ऐसे 90 डिग्री पे, जब आप अपना फ़ोन के स्क्रीन के 90 डिग्री पे रखेंगे इस पॉइंट पे लेकर, ठीक है ना, तो वो आपके जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जेड एक्सेस और एक्स एक्सेस के बीच में सी है और सी और इस रिजल्टेंट के बीच में जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कुछ आपको बिल्कुल बीचों बीच दिख रहा होगा। ऐसा पता है किस तरह का आ रहा होगा, जैसे लेट्स सपोज आपने देखा होगा कि जब वो देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, क्यूब, राइट। क्यूब तो सबने देखा होगा। तो क्यूब में भी तो क्यूब क्या स्क्वायर से ही तो बना होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये एक क्यूब है, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि ये एक क्यूब है, तो क्यूब में आप सब ने देखा होगा कि डायगोनल जैसी चीज़ होती है, ठीक है ना, जो एक सेंटर से लेकर दूसरे वाले सेंटर तक जाती है। सेंटर क्या बोल रही हूँ, मतलब वर्टेक्स तक जाती है, ठीक है ना। तो बॉडी डायगोनल आपने देखा होगा, है ना, जो कमरे के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट, अपोजिट पॉइंट होती है वो, ठीक है ना, कमरे के बिल्कुल अपोजिट पॉइंट तक जाती है। तो कुछ इसी तरह का डायगोनल जैसा ये एक वेक्टर आपको दिखाई देगा, जो फाइनल वेक्टर हमको 3 वेक्टर का रिजल्टेंट हमको जो फाइनल मिला है वो कुछ बॉडी डायगोनल जैसा दिखेगा, ठीक है ना। अब हम उसी के पीछे की तरफ अगर एक जो अपना 4th वेक्टर है उसको इंट्रोड्यूस कर दें तो फाइनली हमें मिलता है 0 रिजल्टेंट। यस, तो हमने ये दिखा दिया कि अगर आप 4 वेक्टर्स को, ठीक है ना, मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हुआ, 4, हमने 2 लेकर देखा, 3 लेकर देखा, किसी भी तरीके से रिजल्टेंट 0 नहीं हो रहा था। पर जैसे ही हमने जो थर्ड वाले वेक्टर की वजह से जो रिजल्टेंट मिला था, उस रिजल्टेंट के अपोजिट में जब एक वेक्टर लगाया जो कि अगेन किसी एक प्लेन में था, और अच्छा ठीक है, अगर हम ऐसे समझे कि वो किस तरह के प्लेन में था तो उसका कोऑर्डिनेट देखना, ठीक है ना। उसका कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको कोऑर्डिनेट x भी होगा, उसका कोऑर्डिनेट y भी होगा और उसी की कोऑर्डिनेट में z भी आएगा। तो जिन्होंने कोऑर्डिनेट चैप्टर पढ़ा हुआ है अपने छोटे क्लास में अच्छे से या फिर बेसिक मैथ में, दे विल नो इट बेटर, ठीक है ना। तो अगर जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है, दे जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि हाँ ये एक नया प्लेन में आया है, एंड नया प्लेन इज समथिंग कि वो कुछ ऐसे ही XZ या YZ ऐसे ही समथिंग प्लेन में आएगा, ठीक है ना। सो उसको कंफ्यूजन में नहीं लेना है। इट्स जस्ट दैट कि हाँ हमने 3 लिया था, लेकिन तीनों का लेने के बाद भी जो रिजल्टेंट आ रहा था वो 0 नहीं हो रहा था। फाइनली हमें क्या करना पड़ा कि जो रिजल्टेंट आया है उसके अपोजिट में जब हमने एक नया वेक्टर लगाया तो हमें रिजल्टेंट 0 मिल गया। एंड इस तरीके से हमें आंसर मिलता है क्वेश्चन नंबर 27 का, विच इज 4। आई होप इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं हुआ हो, बट इफ अगर होता है तो आप मेरे इस आंसर को दोबारा से सुनिएगा और हाथ में एक क्यूब ज़रूर से लीजिएगा, या फिर आप अपने कमरे के बॉडी डायगोनल को अच्छे से देखिएगा, आपको सारी बातें बिल्कुल स्पष्टता से समझ आ जाएंगी, ठीक है ना। सो अब ये तो समझ आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना।
अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम क्या देखेंगे, रूम देखेंगे अपना, उस रूम में जो बॉडी डायगोनल है वो हमें सब कुछ क्लियर कर देगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनटू विच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट। आपको बताना है कि एक वेक्टर कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो सकता है, मैक्सिमम। ठीक है ना, मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा, मतलब उसके बाद तो उसकी स्प्लिटिंग पॉसिबल ही नहीं है, इतनी स्प्लिटिंग कर दो। तो बताओ कितनी स्प्लिटिंग पॉसिबल है। ठीक है ना, तो इसमें आपको कुछ भी क्लियरली ऐसा नहीं बताया है कि 2D में करना है, 3D में करना है, 4D में करना है। जैसे क्या होता है, आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ा होगा ना वेक्टर का। ठीक है, कि वेक्टर होता है, मान लीजिए दिस इज द वेक्टर। अब इसका हम कंपोनेंट, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2D में करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक मिनट, चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये एक वेक्टर था आपका, इसका हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किया, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमको ये मिला। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर प्लेनर कंपोनेंट हमने लिया इसका। तो प्लेन में जब होगा तो ऑफकोर्स 2 एक्सिस के अलोंग इसका आपको मिलेगा। ठीक है ना, कंपोनेंट, यस। लेकिन अगर यही हम इसको 2D ना करके 3D कर दें, 3D कर दे तो Z के अलोंग भी आपको इसका कंपोनेंट मिलने लगेगा। अगर हम 3D ना करके 4D कर दें, 5D कर दें, 6D कर दें, 7D कर लें, मतलब इसका मतलब है आप कितने भी एक्सेस इसमें जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जो कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, आज तक किसी ने भी 4D डायमेंशन या 5D डायमेंशन को देखा नहीं है, लेकिन एक ऐसा थ्योरी है कि पॉसिबल है कि 4D डायमेंशन एग्जिस्ट करता है, 5D डायमेंशन एग्जिस्ट करता है, ऐसा हमारा थ्योरी है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी अगर हम जाएं तो यस, जब हम अगर किसी वेक्टर का स्प्लिटिंग करेंगे तो उसकी स्प्लिट इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि हम ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि उसको किस डायमेंशन में या कितने एक्सिस पर उसको हमको तोड़ना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि हर तरफ हर तरफ उसके कंपोनेंट्स हैं, हर तरफ, हर तरफ, हर तरफ। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम ये काउंट नहीं कर पाते हैं कि कितने हो सकते हैं। तो जब हम कोई सी चीज़ को काउंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो ज़्यादा है, हमारी समझ से तो ज़्यादा ही है, लेकिन हम उसे अभी काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस वी से इट्स इनफाइनाइट। एंड ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल है, इस पे ज़्यादा मत घुसना, जितना घुसने लायक था मैंने समझा दिया है, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन पे न टाइम देना है न सोचना है। बस इतना समझो कि इसने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है और आपको अगर ऐसा दे दिया जाए कंडीशन कि आपको कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, किसी तरह का लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी कर लो, तो जो कोई चीज़ कितना भी कर लो, ऐसे समझो ना कॉपी बना रहे हो, तो कितना भी कर लो, तो मतलब भाई साहब हम कितना भी कर सकते हैं। नहीं, कितना भी का मतलब क्या होता है, कितना भी। तो जब कितना भी तो लो, कितना भी, तो कितना भी कितना, इट्स इनफाइनाइट। ठीक है ना, बात को समझ आई तो ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ डायमेंशंस को नहीं बताया है। हमने तो यही जाना है भाई 2D 3D इतने ही तक हमारी पढ़ाई हुई है। नहीं, तुमने कहा कि कितने भी, तो लो कितने भी, इट्स इनफाइनाइट भाई, क्योंकि तुम एक्सेस ऐड करते जाओ, तुम डायमेंशन ऐड करते जाओ, तो फिर तो इसके कंपोनेंट्स होते ही जाएंगे, होते ही जाएंगे। तो इसका तो कोई वो नहीं है ना, कोई रोकथाम तो है नहीं, तो इन दैट केस क्या हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो सबसे बड़ा सरदर्द मुझे लगता है कि हाँ, जब पहली बार हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा सबसे बड़ा सरदर्द लगभग यही क्वेश्चन ही बनता है। ठीक है ना, मैंने तो अपने टाइम में बस कहा कि रट लो, याद कर लो यार, याद कर लो, कोई समाधान नहीं मिल रहा। अच्छा, क्लास में समझाते भी थे तो सर के ऊपर से ज़्यादा था, पता नहीं क्या ऐसा, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जो नहीं समझ में आना होता है ना, वो नहीं ही आता है। बट यस, आपके दिमाग के अनुसार जब धीरे धीरे आपको बाकी चीज़ों की समझ होगी तो फाइनली आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आने लगेगा। बट मैं यही कोशिश की हूँ कि आपको इसी टाइम इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया हो। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर, हाँ, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है ना,
into which a vector can be split in its own plane। अब इसने पूछा है कि जिस प्लेन में जो वेक्टर है, ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए ये है वेक्टर और ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक, एक्स वाई प्लेन में है। अब इस एक्स वाई प्लेन में जो वेक्टर है उसका आपको बताना है कि कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अगर हम इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करें उसके अपने प्लेन में, तो इसका अपना प्लेन तो है एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन है इसका। एक्स वाई प्लेन में अगर हम अब इसको कंपोनेंट करना चाहेंगे तो ये अपने एक्सिस पे ही टूटेगा, विच इज एक होगा वाई एक्सिस पे और एक होगा एक्स एक्सिस पे। तो इन दैट केस अगर हमें पूछ रहा है कि खुद के प्लेन में कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो आंसर है 2। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। खुद के प्लेन का मतलब है कि जिस प्लेन में वो है, विच इज किसी भी दो एक्सिस से बना हुआ। ये सिर्फ एक्स वाई नहीं है, ये एक्स वाई भी हो सकता है, ये वाई जेड भी हो सकता है और ये जेड एक्स भी हो सकता है। यानी तीनों एक्सिस में से किसी भी दो एक्सिस के बीच में जो प्लेन बन रही है वो उस प्लेन में है, तो उसी प्लेन के उन दो एक्सिस पे इसके कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे जो कि एक्सिस के अलोंग आएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यही होता है, ठीक है ना, यानी जो उसके जो दो कंपोनेंट्स होंगे ना वो 90 पे होंगे। अब मेरी बात शायद समझ में आ रही है कि उसके दो जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन का भी समापन हो गया। इसमें मैक्सिमम बोला था, ठीक है ना, तो मैक्सिमम तो 2 ही हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 ही एक्सिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इनटू व्हिच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इन स्पेस। अब ये पूछ रहा है स्पेस में अगर हम स्प्लिट करना चाहें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को एक वेक्टर के, तो कितने कंपोनेंट बनेंगे। आगे हम स्पेस में जानते हैं हमारा स्पेस है 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस है हमारा। इन दैट केस 3 डायमेंशनल स्पेस ये लो, ले लो देखो, ये लो एक्स वाई है, जेड है, ये लो 3 एक्सेस हो गए। और ये तुम्हारा दिया हुआ, ये लो ब्रह्मास्त्र तुम्हारा दिया हुआ है ना वेक्टर, लो हमने इसके कंपोनेंट्स कर दिए, कंपोनेंट यहाँ या एक यहाँ या और एक जेड के लगाया, ठीक है ना, क्योंकि तुमने कहा कि ये 3D स्पेस में है। ये स्पेस का मतलब ये भाई हमारे नॉर्मल, अब हमारे यहाँ हम 3D में रहते हैं तो मेरे हिसाब से तो स्पेस 3D हुआ। तुमने पूछा स्पेस, मैंने कह दिया 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब 3 एक्सिस, 3 एक्सिस का मतलब जब तुमने बोल दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो यस इट इज नाउ ऑन दी 3 एक्सिस विच आर अगेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। गॉट माई पॉइंट? आई होप यू गॉट माई पॉइंट, अंडरस्टूड इट, ठीक है ना। ही सेड कि मतलब इट सेड कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है, 90 पे होना चाहिए। उसने कहा स्पेस तो हमारे यहाँ तो स्पेस 3D ही होता है, तो 3D स्पेस का मतलब है 3 एक्सिस, 3 एक्सिस का मतलब है एक्स वाई जेड, और रेक्टेंगुलर होना चाहिए तो 3 ही तो कंपोनेंट बने मैक्सिमम। अब इससे तो मैक्सिमम मतलब ये 3 ही बन सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब यहाँ पे आई होप माई वर्ड्स आर क्लियर, ठीक है ना। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। ठीक है, मैं बता दूं मेरे टाइम पे भी मैं बहुत कंफ्यूज हुई थी, इवन दो टीचर्स ने इसको अच्छा खासा थ्योरी में समझा रखा था, लेकिन हम ठहरे बच्चे मन की सच्ची, दिमाग के बच्चे, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। उसने कहा है क्वेश्चन में कि वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, ठीक है, 2 फोर्सेस हमें दी गई हैं, उन 2 फोर्सेस के वेक्टर सम करो तो उस वेक्टर सम के क्या रिजल्ट हो सकते हैं। इसने पूछा क्या रिजल्ट हो सकते हैं, वो ये नहीं पूछा कि क्या है, हो सकते हैं। अब क्वेश्चन को हम पढ़ के कैन भी तो उसने बोल दिया, लेकिन हम क्वेश्चन को पढ़ के अगर हम इस कंफ्यूजन में आ रहे हैं कि एंगल तो नहीं दिया है, हम कैसे बताएं, अब कैसे हम वेक्टर सम करें इनका, तो इसने पूछा है कैन भी। पहले तो क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ लो। उसने कहा कैन भी, तो कैन बी का मतलब है कि भाई तुम कोई भी एंगल ले सकते हो, यानी हम अभी जो एंगल सोचेंगे वो होगा एंगल थीटा। बात समझ में? अभी जो हम एंगल सोचेंगे वो होगा एंगल थीटा। थीटा एंगल सोचते ही आधा तो सर दर्द वैसे ही गायब, ठीक है। अब जो सबसे मेन यहाँ पे काम आता है वो क्या है कि हमें पता है कि जब भी हम उसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं तो कॉस आता है कि नहीं फॉर्मूला में, तो समझो
अगर कोई रिजल्टेंट निकाल रहे हैं हम तो उसका फॉर्मूला आता है ना अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आता है ना। तो हमने तो थीटा मान रखा है, ठीक है, तो थीटा तो हो गया। अब हमसे बोला है कि कैन बी, यानी एंगल अगर तुम कुछ भी रखो, ठीक है, कुछ भी, तो क्या आ सकता है? तो कुछ भी में तो दो ही परिणाम हो सकते हैं। कुछ भी में अगर हम सोचे तो इसके दो ही आते हैं, या तो ये आएगा मैक्स, ठीक है ना, यानी मैक्सिमम, और या तो ये आएगा मिनिमम। दो ही केस तो हो सकते हैं ना किसी भी चीज़ का, या तो आउटपुट बहुत ज़्यादा आ सकता है या तो आउटपुट बहुत कम आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा आउटपुट इस केस में, यहाँ पर अगर हम सोचें कि बहुत ज़्यादा कैसे आ सकता है, तो जो ए की वैल्यू है वो तो कुछ फिक्स मिलेगी, जो बी की वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड वो तो कुछ फिक्स मिलेगी यहाँ पे। तब तो ये भी फिक्स हो गया। वैरी क्या हो रहा है? कॉस थीटा, और उसमें भी थीटा वैरी हो रही है सबसे पहले तो, ठीक है ना। तो कॉस थीटा में वो तो वैल्यू देगी हमें, लेकिन थीटा यहाँ सबसे पहले वैरी कर रही है। तो थीटा के वैरी होने में अगर हम सोचें तो हम ये देख सकते हैं कि हमें पता है जो कॉस 0 होता है, ठीक है ना, जो कॉस 0 होता है वो होता है 1, और जो कॉस 180 होता है वो होता है कितना? -1। इतना गंदा दिख रहा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, तो और लेकिन जो कॉस 180 होता है वो होता है -1, ठीक है ना। तो जो कॉस 0 की वैल्यू हुई 1 और कॉस 180 की वैल्यू हुई -1, और कॉस 90 को तो छोड़ ही दो, उसको तो बिल्कुल ही छोड़ दो क्योंकि वो देता है 0, ठीक है ना। तो कॉस 90 तो फाइनली आपको 0 कर दिया, तो वो तो वैरी होने का कोई चांस ही नहीं देता है। यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि कॉस 0 की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे अगर हम 1 रख देते हैं इस जगह पे, दिखाई दे रहा है ना, अगर हम इस जगह पे 1 रख देते हैं तो 1 रखते ही इस वैल्यू को, क्या आप समझ पा रहे हैं कि बहुत बड़ी हो जाएगी? करके दिखा देते हैं। लेट्स सपोज कि कॉस थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा हमने जब 0 ले लिया, थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा 0 ले लिया। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा कॉस 0 की वैल्यू 1 है, बता दिया। रिजल्टेंट आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, है कि नहीं? क्योंकि कॉस थीटा जो था वो तो 1 हो गया। अब ये देखिएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, कुछ याद आ रहा है किसी तरह का? मतलब कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ भी, मतलब ऐसा बेसिक मैथ में कभी कुछ देखा हो, कभी कुछ जाना हो, कभी कुछ सोचा हो, है ना, कुछ ऐसा, कभी कुछ होल स्क्वायर जैसा याद आ रहा है? तो हमें देख कर समझ आ गया कि हाँ भाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बन रहा है। अच्छा, अगर कभी कुछ ऐसा जाना हो कि ऐसे कर सकते हैं कि रूट को इधर ला सकते हैं और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो जब हम ऐसा कुछ कर सकते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है ना, 0 रखने पे जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आया a प्लस बी। डू यू एग्री हियर? इतना दिखाने के बाद तो एग्री होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप एग्री कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। तो एग्री कैसे हो गया कि यस, ये जो रिजल्टेंट आया ना, जब हमने 0 रखा, थीटा की वैल्यू जब 0 रखी, तो ये रिजल्टेंट आई, ये आया मैक्सिमम, जो कि है a प्लस बी, राइट, ठीक है, वेरी गुड। अब इसी तरीके से हम एक और रिजल्टेंट रखते हैं जो कि है थीटा इज इक्वल्स टू 90, ठीक है ना। इसको दूसरे कलर से करते हैं, कुछ तो डिफरेंस है। ओके, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 जो हमने रखा, तो हमें पता है, सॉरी 90 नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम में देखना है तो 0 ही कर देगा। ओके, 180, ठीक है ना। तो 180 में आएगा -1, ठीक है, फटाफट पुट करते हैं, ठीक है ना। तो आ रहा गया, ये आ गया, ये हो गया a², ये हो गया b², ये हो गया 2ab, और फिर क्या बन गया? हाँ, cos 180 इज -1 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ठीक है ना। तो अगेन आपने कुछ ऐसा देखा होगा, कुछ ऐसा जाना होगा, जिसको जब ऐसे समझते होंगे तो ये ऐसा बनता होगा, और जब ये ऐसा बनता होगा तो वो आपको याद आता होगा कि काश पढ़ लिए, है ना।
तो ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है? यस ऑफ कोर्स बनता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। हियर कम्स योर फाइनल आंसर विच इज रिजल्टेंट इज कितना हो गया? a माइनस बी। यस, और ये है आपका अगेन कलर चेंज लेट्स ऐड चलो ये है, दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, चलो अरेंज करते हैं, वो ये दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये आपका जो आया है ये है मिनिमम, ठीक है ना, और ये जो आपका आया था ये है मैक्सिमम। देख के ही पता चल रहा है, दोनों का सम करके वैल्यू बढ़ेगी और दोनों का सब्ट्रैक्शन करके वैल्यू घटेगी, है ना। तो जो वैल्यू आ रही है उसको देख के बताया जा रहा है कि हाँ ये मिनिमम है और ये क्या है? मैक्सिमम। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब ऐसे दिखाई दे रहा है हमको तो हम ये बात समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ हो, एक या तो उसका बहुत आखिर हो सकता है या तो उसका बहुत पहला हो सकता है, यानी सबसे नीचे और सबसे ऊपर, इन्हीं दोनों के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। यानी कि अगर हम ये सोचें कि जो एंगल है, जो थीटा की वैल्यू है, उसको अगर हम 0 और 180 के बीच में वैरी कराते हैं, जो कि इतने ही एंगल्स आप वैरी करा सकते हो, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब आप वैरी कराओगे तो वो अगेन 0 to 180 का एंगल ही आएगा, ठीक है ना। तो इन दैट केस हमको ये समझ आता है कि 0 से 180 के बीच में हम कोई भी वैल्यू लेंगे, ठीक है, वो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट हमें देगी, हाँ, लेकिन जब हम 0 रखेंगे तो वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगी, cos 0 is 1, और जब हम उसकी 180 रखेंगे तो वो हमको मिनिमम वैल्यू देगी, cos 180 is -1, ठीक है ना। सो इस तरीके से हमको समझ में आया कि अगर हमको एंगल नहीं गिवन है और वो कैन भी पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि हमको उसके मैक्सिमम और उसके मिनिमम के बीच में देखना है, ठीक है ना। अगर कोई भी वैल्यू मैच कर गई उसके बीच में तो यस ये हो सकता है, यही है नहीं, ये हो सकता है, आपसे बस सकता है पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन देख के समझ में आ गया क्या पूछ रहा है, ठीक है, आइंदा से कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि 10 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, बताओ कितने न्यूटन हो सकते हैं। तो हो सकते हैं में हम करेंगे, एक होगा 10 + 6, ठीक है ना, जो कि अगेन इससे छोटा होगा, और एक होगा 10 - 6 जो कि अगेन इससे बड़ा होगा। अब हमको ये जो है ना, ये क्या रख दें इसको, ये जो Q है, चलो ठीक है ना, ये Q हमको फाइंड करना है। तो 10 + 6 तो होता है 16 और 10 - 6 होता है 4, तो हमको 16 और 4 के बीच में देखना है। गॉट इट, बात समझ में आई। तो 16 और 4 के बीच में जब हम देखते हैं तो हमारा आंसर 2 बिल्कुल भी नहीं, 18 कभी नहीं, 20 नहीं भाई, तो क्या बचा 18। सो यस योर आंसर इज 18। समझ में आ गया, आ गया, आ गया, यही आपका फाइनल आंसर है। देखो कितना सिंपल होता, अभी देखना इस पर 2-3 क्वेश्चन है जब तक मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है ना, देख लेते हैं। शायद कोई एक ऑप्शन था जिससे इसको तुरंत एक क्लिक में पूरा गायब कर सकते थे। अच्छा, अगर आप जैसे मैंने टेलीग्राम पे अभी डीएम का ऐसे ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम पे या फिर कमेंट में अगर बोलते हैं कि आपको ऐसे सॉल्यूशन वाला पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार से जब भी ऐसा करूँ तो वो पूरा पीडीएफ रेडी रखूँ कि हाँ इसका सॉल्यूशन मैंने ऐसे दिखाया था, इसका सॉल्यूशन ऐसे दिखाया था, तो आपको वो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे तो फालतू का हर चीज़ नहीं दूँगी मैं, कि मेहनत लगती है भाई हर चीज़ करने में, पता है कितने स्लाइड्स ऐड करने पड़ेंगे पहले, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से एक स्लाइड, है ना, और उन सबका सॉल्यूशन फिर सेव करो, फिर लंबा टाइम, लंबा काम है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं करूँगी, नहीं कहेंगे तो नहीं करूँगी, आप अपनी नीड्स बताइए, वैसे ही काम होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे अभी हम फोकस करेंगे। क्वेश्चन 32 क्या कहता है, क्वेश्चन 32 कहता है वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन नॉट बी। ओके, क्या नहीं हो सकता है, अगेन ये वही क्वेश्चन है।
तो अब इस बार उसमें पूछा था कैन बी, अब कैन नॉट भी बोल दिया। दोनों का सम और माइनस कर दो, कितना हुआ 16 और 4। 16 और 4 के अलावा 4 नहीं हो सकता, 8 बिल्कुल नहीं हो सकता, 12 भी नहीं हो सकता, क्या बचा 2, ठीक है ना। सो हमारा फाइनल आंसर है 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Which of the following pair of forces will never give a resultant force of 2 न्यूटन। यानी इसमें से कौन सा पेयर ऑफ फोर्स है जो 2 न्यूटन का रिजल्टेंट कभी भी नहीं दे सकता है। तो वही सेम प्रोसेस है जो हमने अभी चेक किया था। 2 + 2 4 होता है और 2 - 2 0 होता है, ठीक है ना। तो 2 न्यूटन तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। ओके, इसमें भी 1 + 1 2 आएगा और 0 आएगा। इसमें आएगा 4 और 2, ठीक है ना। और इसमें आएगा क्या, 4 और 2 में 3 + 1 4 और 3 - 1 2 हो गए। और इसमें आएगा 4 - 1 3 और 4 + 1 5। तो ऑफ कोर्स थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। If vector A plus vector B is equals to vector C and vector A plus B is equals to C। अच्छा, वेक्टर सम में भी ये वेक्टर C के बराबर है और मैग्नीट्यूड वाइज भी अगर सम करते हैं तो भी ये C के बराबर आता है, ठीक है। यानी दोनों का वेक्टर सम करो तो वेक्टर C आता है, दोनों का मैग्नीट्यूड के सम करो तो भी C का ही मैग्नीट्यूड आता है। देन द एंगल बिटवीन A एंड B इज, अब दोनों के बीच का एंगल क्या है कि अगर वेक्टर सम करो तो वेक्टर आता है और अगर मैग्नीट्यूड का सम करो तो मैग्नीट्यूड आता है, मतलब सेम टू सेम है, डायरेक्ट सम कर सकते हैं। तो ऐसा केस तो मैंने शायद थीटा = 0 में बताया था, है ना। थीटा = 0 करने पे क्या हुआ था, हमने वेक्टर सम किया। अच्छा, कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू जब 0 पुट की थी तो क्या हुआ था, हाँ, थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब कॉस की वैल्यू 1, कॉस की वैल्यू 1, तो फिर हाँ a + b का होल स्क्वायर बना था और a + b का होल स्क्वायर बनने से अंडर रूट में था तो स्क्वायर हट गया और रिजल्टेंट क्या आ गया था, a + b, है ना। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का सम जो है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकला था। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी थीटा = 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The resultant of A and B is R1 on reversing the vector B को जब रिवर्स कर दिया गया तो रिजल्टेंट आया R2। What is the value of R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि A और B का जब रिजल्टेंट निकाला गया तो वो R1 आया और उसी को जब रिवर्स कर दिया गया तो रिजल्टेंट R2 आया। दोनों के स्क्वायर का सम पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं। लेट्स सपोज कि जो R1 है, ठीक है ना, R1 का स्क्वायर वो कितना आएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A1 में कहाँ खो गए, A का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, B का स्क्वायर प्लस आएगा 2AB और साथ में cos थीटा, है ना, यही तो आएगा, ठीक है ना। ये था R1। लेट्स सपोज R2 की बात है तो R2 का स्क्वायर आएगा, हाँ उसमें बोला था कि B को रिवर्स कर दिया गया है, विच मीन्स अब जो B है ना वो एक नेगेटिव वेक्टर है, तो उसको कैसे समझेंगे, हाँ A - B वाला आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। नेगेटिव वेक्टर है, वेक्टर उल्टा है, तो जब भी ऐसा होता है ना कि वेक्टर को रिवर्स कर दिया जाता है तो जो एंगल आती है ना वो अक्सर करके 90 से बड़ी आती है। तो उस केस में क्या होता है ना कि जो वैल्यू होती है उसको नेगेटिव कर दिया जाता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। ये तो आई थिंक आप सबने पढ़ा ही होगा कि जब ऐसा होता है तो उसको अक्सर करके नेगेटिव में ले लेते हैं, ठीक है ना। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ठीक है हमको जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो गई है, ऐसे लेकिन सोचना सही नहीं है। ऐसे समझिए कि जब रिवर्स कर दिया जाता है तो रिवर्स करने पे क्या होती है, जो एंगल होती है उसको वो 90 से बड़ा हो जाता है। सो इस वजह से जो
जो ये क्या बोलते हैं, ये जो पूरा होता है ये नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, ओके, समझ गए। अब इसको लिख भी देते हैं। ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। एक्चुअली छोटे मोटे शॉर्टकट्स दिमाग में पड़े हुए हैं, तो वही शॉर्टकट जो है ईजी कर देते हैं हर चीज़ को। ठीक है ना। सो रिवर्स करने पे कुछ इस तरीके का कंडीशन बन गया। ठीक है ना। ओके, हाँ, आपसे क्वेश्चन में पूछा था दोनों का सम करने पर क्या आता है। एक बार ऑप्शंस को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में देखिए आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ए बी के फॉर्म में ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे उस केस में हम देखेंगे कि जब ऐड करेंगे, ठीक है ना, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पूरा टर्म आपस में कैंसिल हो जाता है। अब जब हम इसका सम कर रहे होंगे तो जो ए स्क्वायर है वो बन जाएगा 2a स्क्वायर, जो बी स्क्वायर है वो बन जाएगा 2b स्क्वायर, और इस तरीके से हमको फाइनली मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। तो मतलब आपको आंसर फाइनली मिल गया कि आंसर क्या आया है, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन दैट p प्लस क्यू वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल्स टू वेक्टर p माइनस वेक्टर q, दिस कैन बी ट्रू व्हेन। अब ये कब हो सकता है कि जो वेक्टर सम है वो बराबर हो जाए वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर की बात की है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड्स की बात नहीं की है, तो हम मैग्नीट्यूड्स को कंसिडर अभी नहीं करेंगे। हमारा जो मेन कंसिडरेशन होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर को स्केलर से डिफरेंट डायरेक्शन ही बनाता है, तो हम सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस होगा ना वो डायरेक्शन को लेकर होगा। सो अगर हम इसके एक ऑप्शन को समझें, लेट्स सपोज कि अगर हम इसको बराबर करने के चक्कर में हम इसके मैग्नीट्यूड वाले में चले जाए कि हम कैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा लेते थे, या फिर उसके कंपोनेंट्स कर लेते थे। आई मीन टू से कि हम इसका मैग्नीट्यूड वाला ऑप्शन नहीं यूज़ करेंगे। मैग्नीट्यूड वाले ऑप्शन को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें ऐसा लगेगा सॉल्व करने के बाद कि अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो ये पॉसिबल है, यानी जो ऊपर ये कंडीशन दिया है ये कंडीशन परपेंडिकुलर होने पे सेटिस्फाई करेगी, ऐसा हमें लगेगा। लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये परपेंडिकुलर होने पे सिर्फ ये सेटिस्फाई करेगा कि आप चाहे सम करें या सब्ट्रैक्ट करें वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। लेकिन वो कब होगा, जब वो 90 पे होंगे, 90 डिग्री पे। ठीक है ना, तो वो मैग्नीट्यूड के लिए है। अब इसको समझाने का तरीका क्या है, देखो बहुत सिंपल सा है। लेट्स सपोज यहाँ पे ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, सपोज करते हैं। अब ये दोनों 90 पे हैं, ठीक है ना, जो फोर्थ ऑप्शन जो कह रहा है उस हिसाब से, तो कुछ इस तरीके का वेक्टर बीचों बीच आएगा, मानते हैं ना, रिजल्टेंट आ गया हमारा, ठीक। लेकिन ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखना, ये इस साइड है। अब मान लो हमने बी को रिवर्स कर दिया, तो कुछ इसी तरीके से तो रिवर्स करेंगे ना, ठीक है ना। रिवर्स करने का मतलब क्या है, डायरेक्शन उल्टा कर देना, तो हमारा फिर से रिजल्टेंट आएगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल ही अलग है, और डायरेक्शन अलग होने के वजह से ये जो आपको दोनों रिजल्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ये आपस में सिर्फ मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में सेम नहीं होंगे। इस वजह से ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसको सेटिस्फाई जो करेगा वो है Q का 0 होना, यही एक ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। P और Q अगर आपस में बराबर हो जाते तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, अभी देखिएगा, ठीक है ना। तो समझाने का तरीका है, अगर मान लीजिए जो Q वाला 0 है वो समझा रही है, मान लीजिए ये वेक्टर P है, ठीक है ना, और अभी हमने बताया कि इसको आप कुछ भी कर लीजिएगा, तो उसको जब भी रिवर्स करिएगा, मान लीजिए ये है Q, इस बार हमने कोई ऐसा रैंडम एंगल ले लिया, ठीक है ना, कोई भी रैंडम एंगल ले लिया, तो इस बार जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में होगा, है कि नहीं, एग्री करते हैं। तो इनके बीच में आएगा, तो लेट्स सपोज रिजल्टेंट है R। अब हमने Q को कर दिया रिवर्स,
इधर ही तो रिवर्स आएगा ना क्यू, ठीक है। अब फिर से जब हम इसका रिजल्टेंट निकालने चलेंगे तो वो आएगा इधर, अगेन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो मेरे पास क्या बचता है कि अगर मुझे ऐसा मानना है कि सम और सब्ट्रैक्शन दोनों के ही केस में अगर मैं चाहती हूँ कि डायरेक्शन चेंज ना हो, तो क्यू की वैल्यू ही अगर मैं 0 कर दूँ तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। जब ये वेक्टर ही नहीं बचेगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी रिजल्टेंट की। इसको अब चाहें, अब क्योंकि ये क्यू 0 हो चुका है तो भले आप इसको उल्टा कर भी दें तो भी जो डायरेक्शन है वो पी के ही डायरेक्शन में रहेगा। तो चाहे अब आप सम करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, दोनों ही केस में क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये वेक्टर को जो है, जो दिखाना चाहता है वेक्टर को, वो एक्चुअली में कर देगा। मतलब ये वेक्टर को सेटिस्फाई कर देगा कि वेक्टर सम बराबर वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब ये थर्ड ऑप्शन तो तब ऐसे ही गलत हो गया कि हाँ पी और क्यू को बोल दिया कि ये नल वेक्टर नहीं हो सकते। नल वेक्टर क्या होते हैं? वो जिनका मैग्नीट्यूड 0 हो। तो इसके हिसाब से पी और क्यू दोनों ही 0 नहीं हो सकते इस केस में। अभी हमने दिखाया कि 0 हो सकते हैं, बराबर क्यों नहीं हो सकते हैं, ये ऑप्शन क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि अभी हमने देखा था कि आप भले उसके मतलब जब तक एक रहेगा तब तक उसके रिवर्स करने पर हमेशा डायरेक्शन चेंज होगी, जो कि वेक्टर मतलब ये जो कंडीशन गिवन है ना, ये कंडीशन इसको फॉलो नहीं होने देगा। तो सबसे बेस्ट जो आंसर है वो है क्यू को 0 कर देना, जिससे डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। हेंस ये जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, ओके। एंड इफ आई एम नॉट तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूँगी, ओके। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज मे बी इन इक्विलिब्रियम। अब पूछ रहा है कि ये जो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं इनमें से कौन इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक है ना। कौन हो सकता है इक्विलिब्रियम में, उसके बारे में बात करें। अगर आप एक चीज़ देखोगे ना तो यहाँ पे 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। ये जो थर्ड वाला फोर्स है यही वैरी कर रहा है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि कॉमन वाले को यूज़ कर लें और थर्ड वाले से चेक करें। खैर अभी पहले मैं समझा दूँ कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं। तो कॉन्करेंट फोर्सेस वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट ना सेम होता है, यानी यहीं से ये सारे निकल रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो इनको कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है कि बोल रहा है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब पता होना चाहिए कि फोर्स जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो फोर्स 0 होने को ही इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। अब फोर्स 0 कैसे होगा, फोर्स 0 कैसे होगा? आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको 3 वेक्टर को 0 करना दिखाया था, ठीक है ना। 3 वेक्टर्स कैसे आपस में 0 हो सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको दिखाया था। एक बार फिर से बता देते हैं थोड़ा सा, जितने की यहाँ पे ज़रूरत है। कि अगर 3 वेक्टर्स हैं तो उनमें से 2 वेक्टर्स उठाइए, ठीक है ना, दोनों का रिजल्टेंट निकालिए और उस रिजल्टेंट के ठीक अपोजिट में जो आपका थर्ड वेक्टर है उसको लगा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, F1 और F2, ठीक। अब इसका कुछ रिजल्टेंट आया R। अब इसी के अपोजिट में अगर मैं F3 लगा दूं और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी, 0। एग्री? बिल्कुल यही यहाँ पे करना है, ठीक है ना। अब हमको ये पता करना है, बस हमको अब यहाँ पे एक चीज़ और पता करनी है, वो ये कि इन फोर्सेस में से कौन सा फोर्स से इन दोनों का रिजल्टेंट बन सकता है, यानी 5 और 3 का रिजल्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी एंगल पे बन रहा हो, बस हमें पता करना है कि ये हो सकता है। अगर ये हो जाएगा तो हम बिल्कुल जो रिजल्टेंट हमें जो मतलब ये थर्ड फोर्स जो हमें गिवन है वो हम फिर निकल रहे रिजल्टेंट के ऑपोजिट में लगा देंगे। अब इसको करके बताते हैं, मे भी मेरे बताने के तरीके से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। बोला है 5 और 3 है, ठीक है ना। तो 5 और 3 का हमने तरीका बता रखा है कैसे हम बता सकते हैं कि क्या रिजल्टेंट आ सकता है। तो आ सकता है में तो ये हो गया 8, 5 + 3 और ये हो गया 2, 5 - 2। अब ये जो 1 है ये दोनों में कहीं नहीं आता है। अब ये देखो 5 और 3 सब में कॉमन है, तो यही तो आना ही चाहिए, या इनके बीच में मतलब इनके बीच में ही कोई आना चाहिए, बाहर का नहीं। तो यहाँ पे बता रखा है 9, यहाँ पे आपसे बता रखा है 9, तो 9 तो नहीं है।
बता रखा है 6, तो ये 6 है जो आ सकता है, 15 भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता, हेंस हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आई होप मेरी आवाज़ क्लियर रही हो। ओके, हाँ हमने कैसे पता किया, हमने पता किया 5 और 3 का पहले क्या रिजल्टेंट हो सकता है ये जानकर, ठीक है ना, क्योंकि 5 और 3 कॉमन थे, तो अगर इससे होता तो ठीक है, अगर नहीं होता, मान लीजिए नहीं, चारों ही ऑप्शन में ऐसे निकल गया कि जो थर्ड वाला फोर्स है वो रिजल्टेंट में आ ही नहीं रहा है, तो फिर हम फिर फर्स्ट सेकंड फोर्थ F1 और F2 को सिर्फ ना करके हम फिर F2 F3 को करके देखते और F1 वाले को रिजल्टेंट लेते। मतलब समझ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमको ये बस ये पता करना था कि क्या कोई ऐसा है जिन दो का करके हमको मिल जाए और हम फिर थर्ड वाले को उसका रिजल्टेंट के बराबर कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी बहुत सिंपल ही दिया था कि हाँ 3 3 3 5 5 5 और फिर ये चेंज है, तो जो चेंज वाला है वो आपका थर्ड वेक्टर बनेगा, यानी जो रिजल्टेंट को कैंसिल करेगा। ठीक है, अब तो समझ आ ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 38th क्वेश्चन में बोल रहा है इफ वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है मैग्नीट्यूड को लेकर, ठीक है ना, कि वेक्टर a है प्लस वेक्टर b है, ठीक है ना, उनका मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के बराबर है और वो फिर बराबर है वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के, यानी वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और वो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके मैग्नीट्यूड के भी बराबर हैं। तब बताइए a माइनस b, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना होगा, या वो इसमें से कौन से ऑप्शन का वैल्यू होगा। तो इसमें समझ लेते हैं, ये तो मिट ही नहीं रहा। अभी हम समझ लेते हैं कि ये जब बराबर होता है तब कैसी कंडीशन आती है बराबर करने पर। तो बराबर करने पे हमको एंगल नहीं पता है, ये बात तो क्लियर है, एंगल नहीं पता है, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि अभी हम वेक्टर ए से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वेक्टर ए से काम करके देखते हैं। वेक्टर ए से काम करेंगे तो हमें बोला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के सम का मैग्नीट्यूड, राइट, तो ये कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना, और ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में है। अब मान लेते हैं हम ऐसा, कोई भी एक उठा सकते हैं, मैं ए से कर रही हूँ, आप बी से कर लीजिएगा, ठीक है ना, ए को ले लिया, ठीक है ना, कि जो रिजल्टेंट है उसका, उसमें बोला है ना कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए के भी बराबर है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बी के भी बराबर है, तो मैंने ए को ले लिया। अब यहाँ पे जो बी है इसको भी ए में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा इजी हो जाएगा, कटा पीटा हो जाएगा और कॉस थीटा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। तो वही चीज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे b भी जो a में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए ये भी हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये अंडर रूट। अब अंडर रूट को हटाएंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर से इस पर कैंसिल, बचेगा हाफ और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, विच अगेन विल गिव यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2। अब कॉस थीटा माइनस हाफ आई है, ठीक है। ये तो देखो, एक तो मैं बता दे रही हूँ कि बहुत लोग याद रखते हैं, ठीक है ना, कई बार सिखाया गया, तो मुझे भी याद ही था कि माइनस हाफ जो होता है वो कॉस में 120 डिग्री होता है, बट अब जिसको नहीं याद है उसके लिए बहुत सिंपल आइडिया है। आपको ये पता है कि कॉस और साइन में रिलेशन होता है, ठीक है ना, बेसिक मैथ में पढ़ा होगा कि कॉस और साइन में रिलेशन होता है। अच्छा, रिलेशन कैसे होता है, 90 पे, ठीक है ना, 90 पे रिलेशन आती है, 180 में तो एज इट इज रहते हैं, 90 में चेंज होता है, तो 90 में कॉस और साइन में रिलेशन आता है। तो वो रिलेशन कैसा होता है कि जो कॉस होता है ना, ठीक है ना, कॉस उसके थीटा में प्लस 90 अगर हम कर दें तो वो बराबर हो जाता है माइनस साइन थीटा के, ठीक है ना, वैल्यू बराबर है तभी तो बराबर है ना आपस में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आता है। अब हमसे बोला है माइनस हाफ, ठीक है ना, तो माइनस तो ऑलरेडी है,
ठीक है ना। अब ये जो हाफ है वो हमको पता करना है साइन थीटा में कौन सा थीटा है जो साइन को हाफ देगा, मतलब जिससे साइन थीटा हाफ हो जाएगी। तो कौन सा थीटा है, हमें पता है साइन 30 हाफ होती है, ठीक। तो हम यहाँ पे जो एंगल है वो लिख देंगे 30, तो ये हो जाएगा साइन 30। अब यही थीटा तो यहाँ वाला थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 30 प्लस 90 विच विल गिव यू 120। हेंस जो माइनस हाफ है वो कॉस में 120 का होता है। मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखा दी है, आई थिंक सो, ठीक है ना। आपको याद नहीं करना पड़ेगा अगर आपको ये सब याद है तो, ठीक है ना। सॉरी है। और अब हम समझ लेते हैं कि एंगल 120 आ चुका है, ठीक है ना। कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है माइनस हाफ। आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते थे, लेकिन अभी मैंने कहा कि बता ही सकता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे है इसमें, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है a माइनस बी का भी, है ना, कि a माइनस बी का क्या आएगा। a माइनस बी को देख लेते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेगेटिव वाले का माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि क्या बोलते हैं, हाँ, हम डायरेक्टली उसको नेगेटिव को बाहर ले लेते तो इसलिए हम थीटा डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है ना। ये तो कन्वर्जन में आपको सिखाया गया होगा और शायद मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। और हाँ, अब यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगेन हम a माइनस बी को क्या कर सकते हैं, एज इट इज़ रहने देते हैं, फिर r कंसिडर कर लेते हैं, ओके। तो ये अंडर रूट में आएगा। अब हम अगेन b को फिर से a मान लेते हैं, ठीक है ना, तो ईजी हो जाता है, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, आप b भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, 2a स्क्वायर। अभी कॉस थीटा की वैल्यू हमको क्या मिली थी, माइनस हाफ। अब ये माइनस हाफ हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हम कर देंगे कट, और ये जो, सॉरी यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने, ये होगा माइनस, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस होता है प्लस, ये बन गया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच विल गिव यू अंडर रूट ऑफ 3a, ठीक है ना। हमारा आंसर आ चुका है अंडर रूट ऑफ 3a। तो और ये रहा ऑप्शन। हाँ, आप b को लेके कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको b गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो a को लेकर करिए, b को लेकर करेंगे तब भी वही रहेगा, बस a की जगह b हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसमें ज़्यादा वो नहीं किया हुआ है। तो रूट 3a आपका फाइनल आंसर आ चुका है। हमारा 38 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 39। ओके, क्वेश्चन 39 में बोला है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय -2। अगर हम किसी वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। अब देखिए, ये जो 2 है वो तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये जो नेगेटिव है ना, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर इससे आप मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड तो डबल होगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, कोई भी डायरेक्शन उसकी रही हो, क्योंकि नेगेटिव से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए वो जिस भी डायरेक्शन में, उसके ठीक उल्टे डायरेक्शन उसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक उसका उल्टा जो है उसका अब रियल डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और मैग्नीट्यूड डबल। अब क्वेश्चन है, 2 vectors of equal magnitude have a resultant equal to either of them in magnitude। अभी हमने पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था ना, याद है, वो दिखा था, ये 2 वेक्टर्स हैं और फिर either of them में, यही क्वेश्चन है, इसको थ्योरी में पूछ लिया। सी ये वेक्टर्स का सम है, इसका मैग्नीट्यूड either of the मैग्नीट्यूड के बराबर है और वो दोनों भी आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद पूछेगा a माइनस बी का क्या होगा, नहीं एंगल क्या है, शायद ये क्वेश्चन में, हाँ। फिर पूछा है एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना। तो एंगल पूछ दिया, अरे हम पीछे ही निकाल चुके हैं, एंगल कितना था 120। जिनको नहीं याद रहा वो थोड़ा सा बैक करके देखें, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे तो आपको एकदम से दिखेगा कि ओ मैंने तो
फिर से सॉल्व कर दिया, ठीक है ना, तो आपको दोबारा सॉल्व होता हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज। अब अगर दो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनके पास डायरेक्शन तो है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है ना, तो उनका मैग्नीट्यूड है 1। अब ऐसे दो यूनिट वेक्टर्स का सम करना है जिनका अगेन जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही आता है, ठीक है ना, तो वो भी यूनिट वेक्टर है, तो आपको बताना है उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। ये भी बिल्कुल इसी तरीके का आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं घुसूँगी इसमें, बस इतना समझो, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर, अब देखो यूनिट वेक्टर बोल दिया तो मैं डायरेक्टली 1 1 1 1 रख के सॉल्व करूँगी, ठीक है ना। ओके, तो इट इज़ 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर और क्या बोलते हैं, हाँ, कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली 2 इंटू 1 का स्क्वायर समथिंग, अरे आप समझ सकते हैं, बहुत इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर और ये हो गया कॉस थीटा। फिर से आप 2 इंटू 1 का स्क्वायर को कॉमन लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा कर देंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे 1 के स्क्वायर को 1 लिख दो ना, 2 को 2 लिख दो ना, तो कहने का मतलब मेरा ये कि कुछ को अगर नहीं समझ आए तो उनके लिए है ना, एक बार मेरे ऐसे एक वीडियो पे हो चुका है तो ये अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना, अगेन ये हुआ हाफ, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस हाफ। अब ये तो आई थिंक इतना में मत डरना, ठीक है ना, ये हो गया। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा, क्या पूछा है, क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे बोला है हाँ उनकी डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अब हमें बताना है। तो एंगल हम निकाल चुके हैं, एंगल है माइनस हाफ, अब डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस का हमें नहीं पता है, ठीक है ना, तो रिजल्टिंग 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर और ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस हाफ, ठीक है ना, तो ये हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर फिर माइनस ऑफ 2 इंटू 1 का स्क्वायर, मेरा मुंह दुख गया, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस हाफ, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस होता है प्लस। अब प्लीज़ को ये मत बोला 1 के स्क्वायर को 1 कैसे लिख दिया, प्लीज़, ठीक है ना, तो 1 के स्क्वायर को 1 ही लिख सकते हैं। और ये तो ये 2 इंटू 1 2 ही होता है, कोई मत पूछना ये सब, ठीक है ना। तो 2 प्लस 1, बहुत घबराते हुए लिख रही हूँ मैं, इस बात को बता देना चाहती हूँ। ओके, यहाँ पे रिजल्टेंट का स्क्वायर होना था, है ना, एंड हियर इट कम्स 3, लेकिन हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था रिजल्टेंट का, मतलब स्क्वायर नहीं था। तो आज जब हम लिखेंगे रिजल्टेंट हो जाएगा √3। ये रहा हमारे आखिरी क्वेश्चन का आंसर, जो कि है √3। एंड फाइनली हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं वेक्टर के। आगे और भी क्वेश्चंस है अभी, जिनके पास भी होगी बुक उन्हें पता होगा कि टोटल 86 क्वेश्चंस हैं, हम इनको कवर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मुझे लगता है यहीं पे इसको स्टॉप कर देना चाहिए। आप इतने क्वेश्चन तब तक करिए, मैं श्योरली अब जल्दी वीडियोस लाया करूँगी, पक्का मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी वीडियोस जल्दी आप तक पहुँच जाए। एंड यस, एक बात और, प्लीज़ जो भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, उन सब से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दे प्लीज़। आपको बस एक बटन क्लिक करना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक भी करिए, ठीक है, एंड उन सब तक पहुंचाइए जिनको भी इन वीडियोस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मान सकें। जस्ट किडिंग, उनको भी जब कुछ अच्छा मिलता होगा वो ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज़ ये दूसरों तक शेयर करिए, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, ताकि मेरे पास भी थोड़े अच्छे गैजेट्स हो जाएं, थोड़े अच्छे मेरे पास भी एक टैब हो जाए, एक लैपटॉप हो जाए, ताकि मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से आप लोगों तक अच्छी वीडियोस पहुंचा सकूं। तो प्लीज़ हेल्प मी गाइस, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।